हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं रविशंकर विद्यार्थी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं, जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कि न केवल बीएड प्रथम वर्ष बल्कि सी टेट सहित विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और बेल आइकन के बटन को भी अवश्य दबाइएगा। साथ ही अपने मित्रों तक भी इसे शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग सिद्धांत पढ़ें, पहले हम लोग जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीन पियाजे जो थे वे आज की दुनिया से एक अलग ही दुनिया में पैदा हुए थे। अर्थात उनका जो वक्त था वो एक ऐसा वक्त था जब यह स्वीकार किया जाता था कि बच्चे बस क्या होते हैं, वो छोटे वयस्क होते हैं। और उस समय की मुख्य धारा की सोच यह थी कि बच्चों की जो सोच होती है वो किसकी तरह होती है, वो वयस्क लोगों की तरह होती है। लेकिन आज हम जानते हैं कि यह जो है वो सच नहीं है, और इस सच को सामने लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? स्विस विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को जाता है। तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बच्चों के विकास और उनके सीखने के तरीकों को समझने में हमारी क्या की है, हमारी मदद की है और एक गहरी भूमिका निभाई है। डॉक्टर जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव विकास के समस्त पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से उजागर किया, जिसे हम पियाजे थियरी के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने अपनी थियरी में ये बताया कि बालक का संज्ञानात्मक विकास अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है और उसके विकास के क्या क्या स्तर होते हैं। तो आइए देखते हैं, जो आप लोग ये पढ़ते हैं कि संज्ञानात्मक का अर्थ क्या है। संज्ञानात्मक से जो पियाजे का आशय था वो बौद्धिक विकास से था। संज्ञान है क्या? तो जीन पियाजे ने संज्ञान के बारे में बताते हुए कहा कि संज्ञान जो है ये क्या है? व्यक्ति या बालक का वह ज्ञान है जिसे वह बाह्य वातावरण या बाह्य जगत या अपने उद्दीपकों से ग्रहण करता है। अर्थात वह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वह ज्ञान जिसे बालक बाह्य जगत या बाह्य वातावरण से या अपने उद्दीपकों से ग्रहण करता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है अपने वातावरण के साथ वह अंतःक्रिया करता है, जिससे उसके संज्ञान का क्या होता है? विकास होता है। जीन पियाजे ने बालक के विकास के संज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया, और इसी का अध्ययन करते हुए उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान से तात्पर्य है मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो सभी को पता है कि बालक का जो विकास है वो कब से शुरू होता है? गर्भावस्था से शुरू होता है। लेकिन उसका संज्ञानात्मक विकास जो है वो कब से शुरू होता है? वो जन्म के पश्चात ही प्रारंभ होता है, अर्थात शिशु अवस्था में जो जीवन भर चलता रहता है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अगर अवस्थाओं की बात की जाए तो ये 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से थी। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इस पे विस्तार से चर्चा की जा रही है, तो आप सब वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आपको
इस वीडियो से नोट्स के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट, नोट्स बनाने के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने में मदद मिलेगी। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं थीं वो कौन कौन सी थीं? पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था, जिसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज। और तीसरी अवस्था थी मूर्त अथवा ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इनमें क्या है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज अर्थात संवेदी पेशीय अवस्था। इसकी अवधि कितनी होती है? आयु से अर्थात प्रारंभ से 0 से 2 वर्ष होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर 2 वर्ष की होती है। तो जन्म के समय शिशु को बाह्य जगत का कोई ज्ञान होता है? नहीं होता है। जन्म के समय बच्चा जो होता है उसको बाह्य जगत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन आयु वृद्धि के साथ साथ अपने संवेदी अंगों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण का वह ज्ञान ग्रहण करता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसे ज्ञानेंद्रियों को सीखने का द्वार कहा गया है। इस अवस्था में जो शिशु होता है वो देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, सूंघ करके तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार पुनः देखें कि जो संवेदी पेशी अवस्था है इसमें शिशु क्या करता है? वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, सूंघकर और गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। और इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है। और अपना पहला सार्थक शब्द को बोलने में बालक को कम से कम कितने महीने का समय लगता है? 12 महीने का समय लगता है। अर्थात 12 महीने में लगभग बच्चा अपना पहला शब्द बोल पाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 1 वर्ष का बालक अपना सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। इस अवस्था के प्रारंभ में वस्तु का स्थायित्व नहीं पाया जाता, लेकिन इस अवस्था के अंत तक वस्तु स्थायित्व का भाव जागने लग जाता है। अर्थात छिपी हुई वस्तु की खोज करता है वो। इसलिए इस अवस्था को एक और नाम से जानते हैं, खोजी अवस्था। इस अवस्था को किस नाम से जानते हैं? खोजी अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों और गंध का अनुभव करता है। इसके बाद अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष और इसे 2 भागों में बांटा भी गया है। पहली अवधि है प्राक संप्रत्यायक अवधि, जिसे प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड कहा जाता है। और दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि। तो पहला हम देख लेते हैं कि प्राक संप्रत्यात्मक अवधि क्या है। जो ये 2 से 7 वर्ष की अवधि है इसी को 2 भागों में बांट दिया गया है। और पहला है 2 से 4 वर्ष की अवधि। इस अवधि के दौरान जो बालक होता है, बालक में होने वाले संज्ञानात्मक विकास और उसकी क्रियाएं निम्न प्रकार हैं। बालक के अंदर निम्नलिखित चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या? अनुकरण, इमिटेशन। जो छोटा बच्चा होता है वो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, उनको देख कर ही कुछ करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे उसके भाई बहन माता पिता करते हैं वैसे ही वो उनका अनुकरण करता है। दूसरा क्या है? इमेज फॉर्मेशन, प्रतिमूर्ति निर्माण। तो इसके अंतर्गत बच्चे क्या करते हैं? एक प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। जैसे वे गुड्डे गुड़िया खेलते हैं तो उन गुड्डे गुड़ियों को अपने गले से लगा के रखते हैं, अपने पास उनको सजाते हैं, उनको वो अपने भाई बहन की तरह समझते हैं। और
वे निर्जीव वस्तुओं को भी क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। जैसे खिलौनों को खाना खिलाते हैं और सूरज रो रहा है, हंस रहा है, आदि चीज़ें। इसके अलावा ईगोसेंट्रिज्म की भावना उनके अंदर होती है। इस उम्र में जो बालक होता है वो क्या होता है, वो आत्म केंद्रित होता है, वो अहमवादी होता है, सिर्फ स्वयं की बात करेगा, दूसरों को कम महत्व देगा। आप देखते होंगे बच्चे जो है वो जिद करने लगते हैं, किसी भी चीज़ पे अपनी ही बात के लिए वो फोर्स करते हैं। तो इस आयु तक बालक दूसरों के नज़रिए को समझने में क्या होता है, असमर्थ होता है। इसी में आगे है अंतर्दर्शी अवधि। ये अवधि जो होती है ये 4 से 7 वर्ष की होती है। तो ये जो अवस्था होती है ये बालक के प्रश्न पूछने की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अपने अंदर उठने वाले सभी प्रश्नों के क्या चाहता है, जवाब चाहता है। तो इस अवस्था में बालक को लिखना, गिनती करना, हल्का भारी ज्ञान, घर के काम में मदद करना, वस्तुओं का क्रम, जोड़, गुणा भाग आदि का जो है ज्ञान होने लग जाता है। लेकिन बालक के अंदर तर्क वितर्क की योग्यता का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों और शब्दों में संबंध स्थापित करना भी सीख जाता है। वो खेल और अनुकरण के द्वारा सीखता ही है। साथ ही बच्चा ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है, जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया, और बच्चा भाषा सीखने लगता है, वो चिंतन करना भी शुरू कर देता है। यहाँ थोड़ा सा वर्तनी में त्रुटि है, बच्चा चिंतन करना भी शुरू कर देता है। और 6 वर्ष तक आते आते बच्चा जो है वो मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लगता है। वो रटना शुरू करते हैं और वे रट कर सीखते हैं, न कि समझ कर सीखते हैं। अब इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष की। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवधि है 7 से 11 वर्ष। ये बालक के तार्किक चिंतन की अवस्था है। अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक है वो तार्किक चिंतन करने की स्थिति में आ जाता है। लेकिन चिंतन भी कैसा होता है उसका चिंतन केवल मूर्त वस्तु तक ही सीमित होता है। अमूर्त वस्तुओं के लिए उसका चिंतन तार्किक नहीं हो पाता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं की तुलना करना, सही गलत, समानता असमानता करना सीख जाता है। लेकिन ये अंतर जो वस्तु सामने है उसी के मध्य कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ बच्चे के सामने होती है उसी चीज़ में वो तुलनात्मक अंतर कर सकता है। जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में वो तर्क नहीं कर सकता, उनके बीच में अंतर नहीं कर सकता। ऐसी इस अवस्था तक उसके अंदर स्थिति नहीं आती है। तो ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक क्या कर सकता है, इस अवस्था में बालक केवल मूर्त वस्तुओं के बीच में ही चिंतन कर सकता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, मूर्त स्थूल ठोस चिंतन की अवस्था कहा जाता है। और आगे देखते हैं कि इस अवस्था में बालक उत्क्रमणशीलता बालक में पाई जाती है, रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, इसलिए यह पलटावी अवस्था भी कही जाती है। तो ठोस चिंतन की अवस्था में भाषा संप्रेषण में कुशलता, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन में कुशलता, दिन, तारीख, महीने, साल और समय बताने की समझ भी बच्चे में विकसित हो जाती है। और इसके साथ साथ बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। तो ये जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो है मूर्त चीज़ों के साथ तार्किक चिंतन तो करने लगता है और आत्म केंद्रियता के भाव को छोड़कर दूसरे के दृष्टिकोण को भी वो महत्व देता है। इसके अंदर
यहाँ ईगो नहीं रहता है। अब वो दूसरों को भी महत्व देना शुरू कर देता है। इसके बाद अंत में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह जो अवधि होती है यह 7 से 11 वर्ष के पश्चात की अवधि होती है। तो इस अवधि में मानसिक क्रियाओं का क्या होता है? पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवधि में मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है और इस आयु अवस्था के साथ बालक किशोरावस्था में भी प्रवेश करने लग जाता है। तो किशोरों में मूर्त चिंतन के साथ साथ अब क्या होता है? अमूर्त चिंतन भी प्रारंभ हो जाता है। अभी आपने इसके पहले देखा कि इसके पहले जो है अमूर्त चिंतन नहीं होता था, केवल मूर्त चिंतन होता था, लेकिन यहाँ पर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी प्रारंभ हो जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अमूर्त चिंतन बच्चे की किस अवस्था में प्रारंभ होता है, तो उत्तर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों, अभी मैं इसके बाद जीन पियाजे पर आधारित कुछ एमसीक्यूज लेके आऊँगा, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो आपके शीटेट के परीक्षा या टेट की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे, वो प्रश्न भी मैं लेके आऊँगा, उसकी एक सीरीज़ में कराऊँगा। लेकिन इसीलिए मैं उसके पहले आपको सिद्धांत पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन आपके बीच में लेके आऊँगा। तो फिर आगे देखते हैं। तो इसीलिए यह अवस्था जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। और किशोरों में तार्किक चिंतन क्षमता बढ़ने से किशोर समस्या उत्पन्न होने पर तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध विचार करते हुए समस्या का क्या कर लेता है? समाधान ढूंढ लेता है, जिसे परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्कणा भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसकी कुछ विशेषता है। जैसे क्या है कि ये जो औपचारिक अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन की योग्यता अपने अंदर विकसित कर लेता है। और वो चिंतन किन किन रूप में होता है? अमूर्त में भी होता है और मूर्त में भी होता है। दोनों तरह के चिंतन वो कर सकता है। इसके अलावा उसके अंदर परिकल्पना निर्माण की भी क्षमता हो जाती है, अर्थात वो किसी चीज़ के विषय में अपनी एक धारणा विकसित करने की स्थिति में हो जाता है। साथ ही साथ विसंगतियों के समझने की भी क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है कि कहाँ क्या गलत है, कहाँ क्या सही है। और इसके साथ साथ विचारों के संबंध में विचार करने की योग्यता का विकास हो जाता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है तथा विचारों को वर्गीकृत एवं संगठित करने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मेरे आज के इस वीडियो में मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आपको जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह समझ में आ जाए और आपको नोट्स भी बनाने में मदद हो, इसलिए मैंने उस सिद्धांत पर आधारित यह वीडियो आपके बीच लाने का प्रयास किया। और मेरा प्रयास होगा कि इसी पर आधारित एमसीक्यूज में अपने अगले वीडियोज़ में आपके बीच में लेकर आऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसका इंतज़ार करेंगे और वह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और चलते चलते आप सभी से आग्रह है कि एक बार आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपना सपोर्ट दें, ताकि मैं आपके बीच में वीडियोज़ लेकर आता रहूं। ओके, बाय बाय।